हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर। इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी की क्लास में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू कर रहे हैं और लगभग लगभग पॉसिबिलिटी है या तो आज, टुडे और टुमारो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है आज ही हो जाए। अगर एक आध सवाल ही बचा तो हम थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा ज्यादा समय लेकर आज ही कंप्लीट कर देंगे। कल मैं आपको अगले 2 दिन, कल मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, इसके बाद 2 दिन में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए डीआई लेकर आऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि बैंकिंग वाले जो दोस्त हैं उनके साथ क्या होता है, उनके हर एक टॉपिक के डीआई पूछे जाते हैं, तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो उनके लिए हम डीआई के पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई लाऊंगा और वो आपके लिए डेफिनेटली 100% प्रॉफिटेबल होगा। आप चाहे एसएससी की भी करते हो पर वो एक बार डीआई देखिएगा कि कैसे आपके डीआई आ रहा है, क्योंकि अभी जो अब हमारे एग्जाम है वो एनआरए सीईटी के थ्रू कंडक्ट होंगे और सीईटी में आपके एसएससी बैंक सभी साथ होंगे। तो हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए। अभी हमारा क्या चीज है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारा टारगेट भविष्य के हिसाब से होना चाहिए। जैसे चील होती है, मान लो यहां चील है, मैं उतनी अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। अगर उसका शिकार यहां है अभी, तो वो मतलब वो क्या कैलकुलेट करती है कि मान लो 5 मिनट इसको शिकार करने में लगेगी और 5 मिनट में शिकार यहां पहुंच जाएगा, तो वो अपनी निगाहें यहां रखती है। तो जब आपकी निगाहें आगे के लक्ष्य पर होगी कि हम जब वहां तक पहुंचेंगे तो क्या कंडीशन होगी, तो उस तरीके से आप जीत पाओगे और चील की तरह सोच रखोगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, मतलब आपके चीजें आसानी से चलती जाएगी। तो वही हमको करना है। तो आज की क्लास यहां से कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है 56 है, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 55 नंबर का। अब नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन और इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और ये जो है आज या कल में हमारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑयल रिफाइनरी बाइज ऑयल एट 3600 पर बैरल। एक ऑयल रिफाइनरी है वो 3600 रुपए पर बैरल में ऑयल खरीदती है। देयर इज 10% वेस्टेज, 10% का नुकसान हो जाता है। इफ द रिफाइनरी वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट, देन एट व्हाट प्राइस शुड इट सेल इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस इन रुपीस पर बैरल। कि इनमें से 10% तो वेस्ट हो जाता है, हमें समग्र कमाना है 5% लाभ। अब आप बताओ, आपने 3600 रुपए खर्च किए हैं तो आप लाभ भी 3600 पर ही कमाओगे, चाहे आपके पैसे, चाहे आपके 10% वेस्ट हो, चाहे 20% वेस्ट हो। मेरे अगर 3600 रुपए लगे हैं तो मैं ये नहीं लगाऊंगा कि यार 10% वेस्ट हो गया तो मैं उसको काउंट नहीं करूं। नहीं, मुझे तो जो लाभ कमाना है वो इस 3600 पर ही कमाना होगा। जैसा कि हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था कि 20% वेस्ट हो गया तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इस 30 रुपए पर किलो पर लाभ कमाना है। तो सेम यही करेंगे हम कि 10% वेस्ट हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या कह रहा है, 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदा, 10% वेस्ट हो गया, 5% लाभ प्राप्त करना है तो किस मूल्य पर बेचे जिसमें 8% कर भी है। अब 8% टैक्स भी शामिल है, वही एक तरीका मैं बताऊंगा, लास्ट में आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस देखो, 3600 रुपए का इसने खरीदा, इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है, 5%। फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20 कि 20 अगर इसकी कीमत है तो 1 का लाभ कमाकर 21 में बेचेगा। 20 अगर इसकी कीमत है तो 1 का लाभ कमाकर 21 में बेचेगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10% वेस्ट हो गया।
मतलब जो भी लाया था उसका 90% वेस्ट, 90% ही बचा है, 10% वेस्ट हो गया, यानी 1/10। या इसको बाद में डिस्कस करें एक बार, 10% को हटाओ। नेक्स्ट देखो टैक्स का, इसमें 8% का कर भी शामिल करना है। 8% का कर भी शामिल करना है। 8% मतलब 2/25। 4% का मतलब होता है 1/25, तो 8% का 2/25। 8% कर भी शामिल करना है कि अगर इसकी कीमत 25 है तो 8% का कर भी शामिल करके, 2 रुपए करके शामिल करके 27 की बेचेगा। कैसे? 5% लाभ का कमाना है तो 20 की जगह 21 की होगी। 8% टैक्स है तो 25 की जगह 27 होगी। अब आप देखो 10% वेस्ट हो गया। 10% क्या हो गया दोस्तों? वेस्ट हो गया। मतलब 1/10 कि अगर ओवरऑल पहले 10 था तो अब 9 ही बचा है। ओवरऑल पहले 10 था तो 9 ही बचा है, तो ये कीमत हमें 9 की ही लेनी पड़ेगी। ये कीमत होनी चाहिए 9 की, क्योंकि हमारे पास चीज 9 ही है। हमारे पास 9 ही चीज बची है तो हम 9 की ये कीमत लेंगे। तो आपको प्रति बैरल की पूछ रहा है, टोटल बैरल की। 9 की कीमत ये है तो टोटल बैरल हो जाएगा 10। कैसे? हमने माना था बैरल 10 का था, तो 1/10 की यहां पर नुकसान हो गया तो बचा 9। 9 पर हमें ये कीमत लेनी है, क्योंकि 9 बचो चाहे 8 बचो, मुझे तो कीमत उसी पर लेनी है। 9 की ये कीमत है तो पूरे बैरल 10 की कीमत क्या हो जाएगी? बस इसी को कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहां अलग से कैलकुलेट करके बता रहा हूं ताकि काटा पीटी जो भी हो वो यहां हो जाए और आपको क्वेश्चन उतारने में कोई समस्या नहीं। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 9 से काट दो 3 बार, ठीक है। अब ये 0 से कट जाएगा 0 बार, और ये 2 से कटा 18 बार। 2 से कटा 18 बार, या फिर इसको ऐसे करो, 5 से काट दिया 9 बार, ये 10 से कट गया 20 2 बार। 10 से कट गया 20 2 बार, और ये 25 से कट गया 4 बार। 25 से कट गया 4 बार, और ये 4 से कट गया 2। यानी कि मुझे गुणा करना है 36 इंटू 21 या 63 और 2। 36 इंटू 21 या 63 और 2, इससे गुणा करना है। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए देखते हैं। 36 दूनी 72, 72 इंटू 63 करना है। तो आप देखो मैंने आपको बताया था ये संख्या इससे गुणा होगी 3 दूनी 6। अब ये 3 तो आगे बढ़ जाएगा और 6 इसको फॉलो करेगा। 3 गुणा होगा इस 7 से, 7 या 21। 72 इंटू 63 को कैसे काउंट करेंगे मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन की क्लास में कि ये 3 इस 2 से गुणा होगा 6। अब ये 3 तो आगे बढ़ जाएगा, इस 7 से गुणा होगा, और ये 6 इसको फॉलो करेगा तो 2 से गुणा होगा। 7 या 21 और 6 दूनी 12, तो टोटल हो गया 33। अब 3 तो यहाँ 3 हासिल की। अब ये 6 तो 3 तो दोनों से गुणा हो गया, बचा हुआ 6 इस 7 से गुणा हो जाएगा। 7 6 की 42, 42 और 3 45, तो 4 5 3 6 आएगा 72 इंटू 63 का मतलब। तो यहां पर कीमत होगी 4536 रुपीज। यहाँ इस कैलकुलेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको करके बता दी है। और अगर मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि मैं आपको कैलकुलेशन बता भी देता हूं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो भी ये कैलकुलेशन आ जाए इसको आप खुद से कीजिए, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होएगी। क्योंकि नदी में उतरे बिना आप तैरना नहीं सीख सकते, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3600 रुपए कीमत थी, सवाल समझ लो। 5% का लाभ कमाना है तो 20 की जगह 21 कीमत होगी। 8% का कर भी है, 25 पर 2 का कर है तो 25 की जगह 27। 10% वेस्ट हो गया, ये कीमत मुझे 9 से ही लेनी है, तो 10 की कीमत हो जाएगी 10/9 से गुणा कर दो, 4536 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाइज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 500 रुपीज। कि एक व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% एंड चेयर एट अ गेन ऑफ 10%। कि एक तो 10% की हानि पर बेचता है टेबल, और 10% के लाभ पर बेचता है चेयर। ही स्टिल गेन्स 10 रुपीज ऑन द होल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। फिर भी उसको टोटल 10 रुपए का लाभ हो जाता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए चेयर का। चेयर का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो आप देखो ये टेबल
हमें दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, इस पर 10% की हानि और इस पर 10% का लाभ, और दोनों का कंबाइंड भी दिया हुआ है 10 रुपए का लाभ। तो मैंने आपको बताया था एलिगेशन में दोनों का अलग अलग भी दिया हुआ है, दोनों का कंबाइंड भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कर देंगे एलिगेशन कि टेबल पर 10% का लॉस और यहां चेयर पर 10% का प्रॉफिट। इससे पूरे सौदे पर क्या फर्क पड़ा, पूरे सौदे पर 10 रुपए का लाभ हुआ, तो हमें परसेंटेज में काउंट करना है। तो कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 500 पर, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 500 पर, तो 100 पर कितना होगा 2%। क्योंकि 500 का यहां इतनी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि 10 रुपए का लाभ हुआ है 500 पर, 500 का 1% कितना होता है 5, तो 2% हो जाएगा 10, तो यहां हो गया 2%। अब कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही तो आएगा, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस में आपके एलिगेशन लगाते हैं तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाता है। 2 में से माइनस का 10 घटाएंगे, 2 माइनस माइनस का 10 तो हो जाएगा 12। 2 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो 2 प्लस 10 12, और 10 में से 2 घटा दो 8, 10 में से 2 घटा दो 8, यानी कि टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 से काट दो 2:3, 2:3 का रेशो आ जाएगा, 2:3 का रेशो आ जाएगा। तो मुझे ये पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य, चेयर का क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, अब आप देखो चेयर का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा कि अगर 2 रुपए की मेरी टेबल थी तो 3 रुपए की चेयर थी, टोटल 5 रुपए की। 2 रुपए की टेबल थी तो 3 रुपए की चेयर थी, टोटल 5 रुपए की वैल्यू 500 है। टेबल और कुर्सी 500 रुपए में खरीदी है, 5 रुपए की वैल्यू 500 है, तो मुझे पूछ रहा है चेयर का प्राइस, मुझे पूछ रहा है कितना, चेयर का प्राइस, चेयर है 3 रुपए की, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300, 3 यूनिट की वैल्यू है 300 रुपए, आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसानी से करना है, कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है कि 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, इस ओवरऑल से 2% का प्रॉफिट होता है, तो रेशो आ जाएगा 2:3। 5 की वैल्यू 500 है, तो चेयर की कीमत जो 3 यूनिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 300 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट 5 horses and 7 cows of ₹5850। एक आदमी है 5 घोड़े तथा 7 गायें खरीदता है 5850 रुपए की। जरूर ये कोई किसान होगा, कोई खेतीहर होगा, तभी घोड़े की गायों की जरूरत है, या कोई दूध का बिजनेस करता होगा, पशुपालक होगा। हमें इसके बिजनेस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस सवाल से मतलब है, इफ ही गेन्स 10% प्रॉफिट ऑन हॉर्स एंड 16% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द काउज। ठीक है, कि अगर इसको 10% का प्रॉफिट तो हुआ घोड़ों पर और 16% का प्रॉफिट हुआ गायों पर। इफ ही गेन्स ₹702, इसको ओवरऑल लाभ 702 रुपए का हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स, तो हर एक घोड़े का कॉस्ट प्राइस बताओ। हमें घोड़ों पर अलग लाभ दिया हुआ है और गायों पर अलग लाभ दिया हुआ है और कंबाइंड लाभ भी दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अलग अलग लाभ दिया हुआ है और ओवरऑल दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे एलिगेशन। तो ये अलग अलग और कंबाइंड दिया हुआ हो तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन। तो यहां पर है आपके हॉर्स और यहां पर है काउ। हॉर्स पर 10% का प्रॉफिट है और काउ पर 16% का प्रॉफिट है। इससे ओवरऑल गेन क्या, ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, 702 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5850 रुपए, तो कितना परसेंट होगा। अब आप यहां पर परसेंटेज निकालने में अपना टाइम बर्बाद करो, इससे अच्छा है मैं आपको एक और तरीका बताऊं। क्या तरीका है, मैं यूं कह रहा हूं कि मैं ये आपके रेशो ही तो आता है, इनके अंतर करने से रेशो ही तो आता है। तो जब रेशो ही है तो मैं किसी एक संख्या से गुणा या भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, किसी एक संख्या से गुणा या भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। यहां हमने 10% भी निकाला है 5850 पर, ये 10% किस पर काउंट हो रहा है 5850 पर।
ये 16% भी काउंट हो रहा है 5850 पर, ये 702 भी काउंट हो रहा है 5850 पर। तो क्यों ना मैं यहां परसेंटेज निकालने की बजाय पूरी चीज को एक्चुअल वैल्यू में ले जाऊं। क्या कंडीशन है कि मैं यहां पर परसेंटेज निकालने में अपना टाइम खराब करूं, इससे बहुत ज्यादा आसान है कि मैं पूरी वैल्यू को ही परसेंटेज से हटाकर ओवरऑल वैल्यू में ले जाऊं। तो यहां कंडीशन यही हो जाएगी कि 10% का प्रॉफिट है और 16% का लॉस है। तो हम इसमें परसेंटेज में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है और यहां पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। मेरी कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी मर्जी, जो सवाल कर रहा है उसकी मर्जी। जब आप सवाल कर रहे हो तो आपको यह निर्धारित करना है कि मैं परसेंटेज में एलिगेशन लगाऊं चाहे वो एक्चुअल वैल्यू में लगाऊं, क्योंकि कहने वाला वहां कोई नहीं है, उनको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो हम डायरेक्ट ये करेंगे कि हॉर्स में तो है 10% का प्रॉफिट और काऊ में है 16% का, उससे ओवरऑल 702 का प्रॉफिट होता है। तो हम इधर डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू पर काउंट कर देंगे कि 10% का प्रॉफिट होता अगर इस 5850 पर, तो कितना होता 585। 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा 585। अब इसका 16% निकाल लो, तो 16% निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे? 585 है 10 की वैल्यू, 585 अगर 10% की वैल्यू है तो 16% की वैल्यू क्या होगी, ऐसे निकालो। आप हर एक चीज को इस्तेमाल करना सीखो जो आपने काम में यहां लिया है। जो एक चीज निकाली उसी से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, बार बार कैलकुलेट मत करो। ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 8 बार, 5 से कट गया 117। 117 8 से गुणा करो 936। कैसे? 17 अंटे 136 और 8 एकम 8, एक हासिल लग जाएगी 936। तो काऊ पर हुआ 936 कि अगर केवल इसमें हॉर्स ही खरीदता तो 585 का प्रॉफिट होता, लेकिन काऊ ही खरीदता तो 936 का प्रॉफिट होता। ओवरऑल इससे प्रॉफिट हो गया मेरे 702 का। तो रेशो आ जाएगा हॉर्स और काऊ पर टोटल एक्सपेंडिचर का। तो यहां हो गया 234। यहां कितना अंतर हो गया? 936 में 702 गए तो 234 और 585 में से 702 घटाएंगे तो आएगा 117। कैसे आएगा? तो आप देखो 585 में जब मैं 115 जोड़ूंगा तो आ जाएंगे 700, 115 जोड़ूंगा तो 700 आ जाएंगे, 2 और जोड़ दो, यानी कि ये रेशो हो गया 2:1 का। 2:1 का रेशो हो गया कि अगर 2 रुपए मैंने टोटल हॉर्सेस पे खर्च किए हैं तो 1 रुपया काउस पर खर्च किया है। टोटल 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5850 कि हॉर्स और काऊ पर टोटल मिलाकर मैंने 3 यूनिट खर्चा किया है जिसकी वैल्यू 5850 है। तो हॉर्स पर आ जाएंगे 5850 का 2/3 भाग। अब आप ये पूछ रहा है एक घोड़े का क्रय मूल्य, एक घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये हम जो हॉर्स का शेयर निकाल रहे हैं ये 5 घोड़ों का है। हॉर्स का जो मैं शेयर निकाल रहा हूं यहां पर ये 5 घोड़ों का है कि 5 घोड़ों पर हमने टोटल, यहां पर ये देखो ये हमने 5 घोड़ों पर खर्च किया था और ये 7 गायों पर खर्च किया था। तो 5 हॉर्स का क्रय मूल्य जो है वो आ जाएगा ये 5 हॉर्सेस का क्रय मूल्य आ जाएगा 5850 का 2/3 कि टोटल 3 रुपए मैंने खर्च किए तो 2 इसमें से भाग हॉर्स पर खर्च किया था। तो एक हॉर्स का सीपी निकाल देंगे, 5 का भाग दे दो, इसमें 5 का भाग दे दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल आसान है। यहां मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको ताकि वहां जो आपके ओरिजिनल वैल्यू उतारने की है उसमें काटा पीटी ना। 5 से कटेगा 117 बार और 3 से कट गया 390 बार। 117 में 3 का भाग देंगे तो 39, जीरो ऐसा का ऐसा, तो 39 इंटू 2 780, 39 इंटू 2 780, यही आपका आंसर। एक घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 780 रुपए। देखो क्या किया मैंने,
10% हॉर्स पर प्रॉफिट कमाया 585, 16% 936, इनसे ओवरऑल 702 हुआ। तो हॉर्स और काउ पर खर्च किए गए पैसों का एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया 2:1 कि टोटल 3 यूनिट में से मैंने 2 यूनिट 5 घोड़ों पर खर्च किया है, तो 5 घोड़ों पर आ गया 2/3। एक घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए, 5 का भाग दे दो, कैलकुलेट कर लो, 780 रुपए आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ऐसी चीजें खुद कैलकुलेट करनी है ताकि आप खुद सीख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper buys 4 horses and 8 cows in 10,000 कि एक दुकानदार 4 घोड़े तथा 8 गायें 10,000 रुपए में खरीदता है। ही सेल्स ईच हॉर्स एट 15% प्रॉफिट एंड ईच काउ एट 10% लॉस कि हर एक घोड़े को तो 15% के लाभ पर बेचता है और हर एक गाय को 10% की हानि पर बेचता है। If in the whole transaction he gets 500 as profit, then find the difference between cost price of one horse and one cow कि अगर इससे ओवरऑल सौदे में 500 रुपए का लाभ होता है तो एक घोड़े और एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 10,000 का कितना परसेंट है 500, तो 10,000 का 500 है कितना परसेंट 5%, क्योंकि अब यहां पर 10,000 का परसेंटेज कितना है 500 ये निकालना आसान है, तो हम परसेंटेज में काउंट करेंगे। आपको खुद के दिमाग से सोचना है कि मैं परसेंटेज में काउंट करूं या ओरिजिनल वैल्यूज पे काउंट करूं, मुझे सिर्फ मेरी कैलकुलेशन कम करनी है। तो ये यहां देखो आप, ओर्स में आपने 15% का लाभ कमाया और काऊ में 10% की हानि करी। 15% का लाभ 10% की हानि, इससे ओवरऑल सौदे में क्या हुआ 500 रुपए का लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, 500 रुपए का लाभ हुआ 10,000, तो कितना परसेंट हो गया। अब यहां आपको करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी अगर समझदारी है कि 10,000 का 1% 100 है तो ये 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5%। अब इनका रेशो निकाल दो, 15 में से 5 गए तो 10 और 5 में से माइनस का 10 गया, 5 में से माइनस का 10 गया तो कितना बचेगा 15, क्योंकि 5 में से 5 घटाऊंगा जब तो आएगा 0, 10 और घटाना है तो 15:10, यानी इनका रेशो आया 3:2 कि अगर मैंने 3 टोटल हॉर्स पे खर्च किए हैं पैसे तो 2 खर्च किए होंगे काऊ पे, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। टोटल 5 यूनिट हो जाएंगे। 3 तो मैंने घोड़ों पर खर्च किए, 2 गायों पर, टोटल 5 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 10,000। टोटल 5 की वैल्यू दी हुई है सवाल में 10,000। ठीक है, तो अब अलग अलग निकाल देंगे। हॉर्सेस पर कितने खर्च किए हमने, तो आप देखो कि मैंने कितने 4 घोड़े खरीदे थे, तो 4 हॉर्स पर कितने खर्च किए कि टोटल अगर मैंने 5 का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहां 2,000, 5 यूनिट का मतलब अगर 10,000 रुपए यानी हर एक चीज 2,000 गुना है, तो 4 घोड़ों पर मैंने 2,000 इंटू 3 6,000 रुपए खर्च किए। क्या किया मैंने कि 5 की वैल्यू अगर 10,000 है यानी घोड़ों पर 3 खर्च किए, 5 की वैल्यू 10,000 है तो 3 की वैल्यू होगी 6,000, 4 घोड़ों पर 6,000 रुपए खर्च किए, तो हॉर्स का सीपी कितना हो जाएगा एक घोड़े का, तो 6,000 4 पर खर्च किए तो 1 पर करूंगा 1,500। 6,000 रुपए अगर मैंने 4 घोड़ों पर मिलाकर खर्च किए तो एक घोड़े पर मैंने 1,500 रुपए खर्च किए। दूसरी तरफ देखो टोटल काउस पर कितना खर्च किया, 8 गायों पर। टोटल मैंने 8 गायें खरीदी थी, जो काउस पर खर्च किया उसमें 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। 5 की वैल्यू 10,000 है, हर एक चीज 2,000 गुना है, तो ये काउस पर किया गया खर्च है 2 की वैल्यू हो जाएगी 4,000 कि 8 गायों पर 4,000 रुपए खर्च किए मैंने, तो एक गाय का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4,000/8 यानी कि 500। यही होगी कंडीशन। बिल्कुल आसानी से समझो कि काऊ और हॉर्स पर का रेशो आया 3:5, मतलब अगर मैंने टोटल घोड़ों पर 6,000 रुपए खर्च किए थे तो गायों पर किए थे 4,000 रुपए। 6,000 में 4 घोड़े आए, एक की कीमत 1,500। 4,000 में 8 गायें आई, एक की कीमत 500। पूछ रहा क्या है एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर।
एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर डिफरेंस निकाल दो। 1500 रुपए माइनस 500 रुपए, 1500 माइनस 500 1000। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1000 रुपए आंसर। बिल्कुल इसी आसानी से करना है कि 4 पर 6000 यानी 1500 और 500 रुपए। तो 1500 और 500 में डिफरेंस कितना है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन 1060 a shopkeeper gains 20% more profit as he lost by selling it in 950। कि किसी वस्तु को अगर 950 में बेचने पर जितने किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर जो लाभ होता है वो 950 में बेचने पर हानि का से 20% ज्यादा होता है। What will be the selling price of the article if he wants to earn 32% profit? कि अगर वो 32% प्रॉफिट कमाना चाहे दुकानदार तो क्या भाव में बेचनी पड़ेगी? किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है अगर 1060 रुपए में बेची जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि दुकानदार 32% लाभ कमाना चाहे? अब आप देखो, यहां मुझे इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता, यहां सेलिंग प्राइस 1 है और यहां सेलिंग प्राइस 2। कि अगर ये इसको 950 रुपए में बेचे, 950 रुपए में बेचे और यहां 1060 रुपए में बेचे, दोनों कंडीशन है, तो 950 रुपए में बेचने पर हानि जो हो रही है उससे 20% अधिक लाभ प्राप्त होगा। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कि 950 रुपए में बेचने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है 5 पर 1 ज्यादा। यानी कि यहां पर अगर मेरे 5 रुपए का घाटा लग रहा था, यानी कि अगर मेरे यहां पर 5 रुपए का घाटा लग रहा था तो यहां पर 6 रुपए का लाभ होगा इस कॉस्ट प्राइस से। इस कॉस्ट प्राइस से अगर यहां 5 रुपए का घाटा लग रहा था तो यहां 6 रुपए का लाभ मुझे प्राप्त होगा। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? ये माइनस प्लस माइनस ऐसे मत देखो, ये माइनस दिखा रहा है हानि को और ये प्लस दिखा रहा है लाभ को। कि यहां पर अगर इस कॉस्ट प्राइस से मैं 950 में बेचूं तो 5 यूनिट का लॉस होता है, और वो अगर यहां 5 यूनिट का लॉस हो रहा है तो यहां 6 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? तो ये जो है प्लस और माइनस केवल लाभ और हानि को डिनोट करने के लिए मैंने लिखा है, यहां प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना। तो इन 950 और 1060 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? यहां 5 यूनिट का लॉस हो रहा है और यहां 6 यूनिट का प्रॉफिट, तो टोटल डिफरेंस हो गया 11 यूनिट का। कि ये इससे 5 कम है, ये इधर 5 कम है और ये 6 ज्यादा है। तो इस तक बढ़ने के लिए क्या करेंगे? 5 तो ये बढ़ना पड़ेगा जो हानि है और 6 और बढ़ना पड़ेगा जो लाभ है। क्या कंडीशन हुई कि आपको 5 तो ये बढ़ना पड़ेगा जो मेरे हानि लग रही थी पहले, और 6 बढ़ना पड़ेगा लाभ का। 11 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 950 और 1060 का 110 रुपए। यही हुआ। क्या हुआ कि यहां पर 950 और 1060 में डिफरेंस है 110 रुपए का। वो किसके इक्वल है? कि जो 5 का तो लॉस लग रहा था वो, और 6 का लाभ हो रहा था, जो टोटल 11 के बराबर है 110। तो हर एक चीज जो हो जाएगी वो 10 गुना हो जाएगी, हर एक चीज 10 गुना हो जाएगी। यानी कि ये जो 5 है ये, यानी कि जो 5 है ये तो हो जाएगा 50 के। कि यहाँ जो 5 का लॉस हो रहा था हर एक चीज 10 गुना के इक्वल है, हर एक चीज 10 रुपए के इक्वल है। तो ये जो 5 यूनिट का लॉस हो रहा था ये 50 रुपए के उसके बराबर हो जाएगा लॉस के, और ये जो 6 है ये 60 रुपए के प्रॉफिट को बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 950 है ये कॉस्ट प्राइस से 50 रुपए कम है। 950 कॉस्ट प्राइस से 50 रुपए कम है तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1000। चाहे ये देख लो 1060 60 रुपए ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो भी कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपए। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे 1000 रुपए आ गया। ये क्या कह रहा है? 32% लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर 32% प्रॉफिट पर बेचे तो सेलिंग प्राइस होगा इसका 132%।
1000 का 32% प्रॉफिट कमा लेगा तो 132%, यानी कि 1320 रुपए। इतना आसान है। अब अगर आप इसको प्लस माइनस 20% में उलझ गए तो आपके सवाल होएगा ही नहीं और ये आपका आंसर आएगा ही नहीं। क्या कहा मैंने? 950 और 1060। यहां पर अगर 5 यूनिट का लॉस होता है तो यहां 6 यूनिट का प्रॉफिट होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस 11 यूनिट की वैल्यू, ये 11 यूनिट की वैल्यू 110 रुपए है, तो यानी हर एक चीज 10 गुना है। तो यहां पर जो 1000 है उसकी वैल्यू, तो ये 5 यूनिट का लॉस है वो तो 50 आ गया और 6 यूनिट का प्रॉफिट 60 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस 1000 आ गया। 32% प्रॉफिट कमाना है तो 1320 रुपए में बेच दूंगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उससे 30 किलो भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? क्या कह रहा है ये कि 80 किलो लाभ, 80 किलो चावल खरीदने पर जो आपके प्रॉफिट होता है वो 30 किलो के बराबर है। तो आप डायरेक्ट निकाल दो या फिर ऐसे निकालो, आराम से एक बार समझो कि 80 किलो चावल को बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि 80 का सेलिंग प्राइस माइनस 80 का कॉस्ट प्राइस। लाभ ऐसे ही तो निकालते हैं, 80 किलो चावल का मतलब 80 के सेलिंग प्राइस में से 80 का कॉस्ट प्राइस हटा दो। वो लाभ किसके बराबर है? 30 किलो के लिए भुगतान किए गए के बराबर, कि 30 के कॉस्ट प्राइस के। 80 को बेचने पर प्रॉफिट, यानी कि 80 का सेलिंग प्राइस माइनस 80 का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 30 के भुगतान यानी 30 के कॉस्ट प्राइस के। तो 80 का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा 110 के कॉस्ट प्राइस, 110 के कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया 8:11। चाहो तो देख लो, आप 8 से गुणा करोगे, इधर 11 से गुणा करोगे तो बराबर आएगा, या 80/110 कर दो 8/11। मुझे पूछ रहा है लाभ का परसेंटेज क्या है। 8 रुपए की लाया और 11 रुपए की बेचा, 8 रुपए की लाया और 11 रुपए की बेचा तो प्रॉफिट हो गया मेरे 3/8 का, कि 8 पर टोटल 3 रुपए का लाभ कमा लिया। 3/8 का मतलब होता है 37.5%, 37.5%। ये हो गया कि 80 पर जो प्रॉफिट है वो 30 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। या फिर आप थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाओ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? कि 80 को बेचने पर 30 के बराबर बचा लिया, कि 30 बचा लिया 80 पर, यही तो हुआ प्रॉफिट। डायरेक्ट कैसे निकालोगे इसको? डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 30 के भुगतान के बराबर बचा लिया। भुगतान का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो इसका जो प्रॉफिट है वो इसने 30 का प्रॉफिट कमा लिया 80 पर। टोटल 30 का प्रॉफिट कमा लिया 80 पर, तो कितना परसेंट हो गया? 3/8 का मतलब 37.5%। बस यही है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि 80 को बेचने पर 30 का प्रॉफिट यानी 3/8 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 72 articles, a loss equal to the selling price of 8 articles was incurred. What is the loss percentage? अब आप देखो यहां पर और उसमें क्या फर्क है। यहां पर तो हमने 30 किलो के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट कमाया था, 30 के कॉस्ट प्राइस की 30 के लिए भुगतान। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की हानि होती है। 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की हानि होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो आप देख लो, बेसिक से तो दोनों एक ही तरीके से हो जाएंगे और एडवांस भी देखेंगे। क्या होगा कि 72 पर हानि, 72 पर हानि यानी 72 का सीपी माइनस 72 का एसपी। हानि का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो 72 का कॉस्ट प्राइस माइनस 72 का सेलिंग प्राइस इक्वल है 8 के सेलिंग प्राइस पे। 72 पर हानि, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल है 8 के सेलिंग प्राइस के, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो 72 का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया 80 के सेलिंग प्राइस। 72 का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया 72 और 8 80 के सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल देंगे 80/72 या 10/9।
80/72 या 10/9। मतलब अगर 10 की लाया था तो 9 की बेच रहा है, 10 की लाया था तो 9 की बेच रहा है। लॉस कितना हो गया? 1/10, यानी कि 10%। 10% का लॉस हो गया आज। यही आपको करना था। अब देखो, इसलिए मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था ताकि आपको वहां कंफ्यूजन ना हो। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आपको भुगतान मूल्य के लिए पूछे लाभ या फिर सेलिंग प्राइस के लिए पूछे। जो कह रहा है वो कह दो, लिख दो 72 का सेलिंग प्राइस माइनस 72 का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब 10 की लाता है तो 9 की बेच रहा है, तो लॉस हो गया 10%। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होगी। 72 वस्तुएं बेची इसने तो 8 के विक्रय मूल्य की हानि होगी। 8 के विक्रय मूल्य की हानि होगी, इसका मतलब 72 वस्तुएं टोटल इसने सेल करी तो 8 के सेलिंग प्राइस की हानि होगी, यानी 8 वस्तुओं की हानि होगी। आर्टिकल्स का प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, आर्टिकल्स का प्रॉफिट कैसे काउंट करते हैं? सेलिंग पर काउंट करते हैं। क्या बताया था मैंने? कभी भी आर्टिकल्स का प्रॉफिट या लॉस हो, पहले हमने डिस्कस किया है कि कभी भी प्रॉफिट या लॉस आर्टिकल्स का हो तो हम सेलिंग पर काउंट करते हैं। आर्टिकल का हो तो सेलिंग पर काउंट होता है, तो सेलिंग पर काउंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी देखो, अगर हम सेलिंग पर काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं की हानि होगी। विक्रय मूल्य की हानि हुई, इसका मतलब 8 वस्तुओं की हानि होगी कि 72 बेच दी हमने, 72 बेच दी, 8 की हानि होगी। 8 की हानि होगी यानी 80 होना चाहिए था। 72 बेच दी, 8 की हानि होगी यानी कि 80 होना चाहिए था। तो वही रेशो आ गया 10 से 9। वही रेशो आ गया 10 से 9 कि 72 की बेची तो 8 की हानि होगी यानी कि 80 होना चाहिए था। तो 10 से 9, तो लॉस कितना हो गया? 1/10 का या फिर 10%। ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है कि 72 बेचने पर 8 की हानि हुई यानी कि 80 होना चाहिए था। 8 की हानि हुई यानी कि 80 होना चाहिए था, तो 10 से घटकर 9 हो गया, तो आपका लॉस कितना हो गया? 10% का। यहां से भी लॉस आ रहा है 10% का। आपको खुद समझना है कि जब सेलिंग प्राइस हो रहा है यानी मेरे आर्टिकल पर काउंट हो रहा है, यानी कि 72 वस्तुएं बेचने पर मैंने 8 एक्स्ट्रा बेच दी, तो 80 होनी चाहिए थी, तो 10 से 9 हो गया कीमत, तो 10% हानि होगी। तो अब इसके आगे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बचा है, फिर इसके बाद में हमारा डीआई हो गया। तो हालांकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, पर फिर भी हम एक डीआई समझ लेते हैं लास्ट, और फिर आपका खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन करके कल से हम डीआई कंटिन्यू करेंगे। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए में कितने बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। अब कीमत तो हमें 1 रुपया सेम दी हुई है, कीमत तो 1 रुपया सेम दी हुई है, इसका मतलब हमारे आर्टिकल्स पर प्रॉफिट होगा। मतलब मैं 1 रुपए में ही बेच रहा हूं तो वस्तुओं को बचाऊंगा मैं, तो ही मेरा प्रॉफिट होगा। तो जब आर्टिकल्स का प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम सेलिंग पर काउंट करते हैं, अभी हमने देखा था। तो 1 रुपए में 25 संतरे लाया है, तो इसका मतलब कितने बेचे कि 25% बचा ले। 1 रुपए पर 25% बचाना है, यानी 1/4। 25% का मतलब 1/4 है, यानी कि कहने का मतलब यह है इस पूरे सवाल में कि 25% 1/4 बचाना है। कीमत तो उतनी है, यानी कि मैं जितनी वस्तुएं बचा लूंगा वो मेरे घर की हो जाएगी। 4 पर 1 बचाना है, यानी अगर मैं लाया 5 था तो मुझे 4 ही बेचनी है। सेलिंग पर काउंट होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है तो सेलिंग पर। 1/4 का प्रॉफिट कमाना है मुझे कि अगर मैं 4 वस्तुएं बेच रहा हूं तो मुझे 1 बचानी है। 4 वस्तुएं बेच रहा हूं, ये तो होगी सेलिंग और ये होगी परचेज। कि अगर मैं 4 वस्तुएं बेच रहा हूं तो मुझे 1 बचाना है। 25% का मतलब होता है 1/4 कि 1 बचानी है 4 बेचकर, 4 बेचकर 1 बचानी है, यानी मैं 25 लाया था। सेम कीमत में बात हो रही है, वस्तुएं बचानी है कि 4 वस्तुएं बेचकर मुझे 1 बचानी है, तो 4 तो मैंने बेच दी और 1 मैंने बचा ली। यही मेरा प्रॉफिट हुआ कि मैं 5 लाया था और 4 ही बेची। अब आपसे पूछ रहा है
कितनी बेची, तो 5 की वैल्यू सवाल में 25 है। 5 की वैल्यू सवाल में 25 है। 25 संतरे लाया था, बेचे कितने, 4 की वैल्यू हो जाएगी 20। आपका ऑप्शन नंबर ई। सेलिंग पर काउंट होता है, कभी भी आर्टिकल्स का प्रॉफिट या लॉस हो तो 4 पर 1 बचानी है, यानी 4 वस्तुएं तो दे देनी है और 1 बचानी है। तो यानी लाया 5 था। 5 का मतलब 25 मैंने खरीदी थी, 5 की वैल्यू 25 है सवाल में, हर एक चीज 5 गुना है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 20। यानी कि मुझे 20 वस्तुएं ही बेचनी होगी, तब जाके मेरा 25% बचेगा। तो यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ देखो आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के डीआई बचे हुए हैं। तो अब ये डीआई हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।